नमस्कार। आज इस कार्यक्रम का पहला सत्र शुरू करते हैं और आज के सत्र का जो विषय है वो है अंतरिक्ष अवलोकन के मूल सिद्धांत। तो सर्वप्रथम आज हम लोग अंतरिक्ष अवलोकन के बारे में कुछ मूल बातें करेंगे कि क्या हमें अंतरिक्ष में दिखाई देता है, कौन कौन से जो उपकरण हैं जिनको इस्तेमाल में लेके हम अंतरिक्ष के विभिन्न चीज़ों को देख सकते हैं और उनके बारे में अध्ययन कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले हमारा खगोल शास्त्र, अंतरिक्ष अध्ययन को हम लोग खगोल शास्त्र कहते हैं। अब खगोल शास्त्र क्या चीज़ है? खगोल शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर होने वाली घटनाओं का अवलोकन, विश्लेषण और उनकी व्याख्या की जाती है। इस विधा में आकाश में अवलोकित की जा सकने वाली तथा उनका समावेश करने वाली क्रियाओं के आरंभ, बदलाव की भौतिकी और रासायनिक गुणों का अध्ययन होता है। तो जो भी क्रियाएं इस पृथ्वी और उसके वायुमंडल के बाहर हो रही हैं, उसकी शुरुआत कैसे हुई, वो किस तरह से हो रही हैं, उनकी व्याख्या करना और उसकी भौतिकी समझना, उसकी रासायनिक गुणों को समझना, ये सारा खगोल शास्त्र में आता है। तो आपने कभी ये सोचा है कि खगोल विज्ञान की शुरुआत कब हुई है? ये एक बहुत ही पुराना विज्ञान है, पुराना विषय है। ये सबसे प्राकृतिक विज्ञानों में से एक है। और जब मानव ने कृषि की शुरुआत की तो कृषि के लिए पानी की ज़रूरत हुई। उस पानी की ज़रूरत, क्योंकि पानी या तो हमें नदियों से उपलब्ध होगा या जो हमें पानी चाहिए वो बारिश का पानी मिलेगा, जो कि कृषि के लिए चाहिए होता है। तो इसलिए अच्छी फसल के लिए आवश्यक बारिश की भविष्यवाणी करने के लिए यह विज्ञान और यह विधा की शुरुआत की गई और धीमे धीमे उसको धार्मिक से और पंचांग से, ज्योतिषी प्रथाओं से भी जोड़ दिया गया। भारत में हम लोग मानते हैं कि बारिश जो है एक विशेष नक्षत्र में होती है। जैसे स्वाति नक्षत्र आप सबने सुना होगा कि बहुत ही पवित्र जो बारिश होती है उस समय बहुत ही पवित्र बूंदें, प्रथम सबसे शुद्ध पहली बारिश जो होती है वो स्वाति नक्षत्र में ही होती है। तो और इस क्या कहते हैं, हिंदू पौराणिक कथाओं में पवित्रता या अधिक सटीक रूप से बारिश की सबसे पहली बूंद स्वाति नक्षत्र में ही होती है। इस विचार का समर्थन करता है कि प्रारंभिक खगोल विज्ञान ने जो लोकप्रियता हासिल की और इसका कैलेंडर जो हमारा बनाया गया वो इसी जो हमारा कृषि है उसके लिए ही किया गया। प्रारंभिक खगोल विज्ञान जो है कृषि और धार्मिक प्रथाओं से ही जुड़ा रहा। और अब इसका जो रात्रि में आकाश जो हमें दिखाई देता है वो जब मानव बहुत प्राचीन काल में जब मानव रात्रि में थक हार के लेटता था तो उसे रात में टिमटिमाते हुए तारे दिखते थे, तारे मंडल दिखाई देते थे। उन तारों को जोड़ जोड़ के कि इनमें कौन सा किसके पास है, उसने इसी से काफ़ी चीज़ों को समझने की कोशिश की। तो स्टार गेजिंग जो है, तारों को देखना समझना, ये सबसे पुराना मनोरंजन की गतिविधि है और जो सबसे एक तरह से ये कहा जा सकता है कि सबसे पुराने विज्ञानों में से एक है। रात का आकाश जो है हमेशा बदलता रहता है। अगर आप में से किसी ने ये देखा है कि रात्रि का जो रात में हमें तारे दिखाई देते हैं वो बदलते रहते हैं। कभी कोई तारा हमारे ठीक ऊपर दिखाई देता है, कभी कोई तारे का कोई राशि चक्र, कोई नक्षत्र दिखाई देता है। तो यह जो परिवर्तन जो है हमें चंद्रमा के चरणों में भी दिखाई देता है। चंद्रमा कभी हमें पूरा दिखाई देता है, कभी उसका कुछ हिस्सा दिखाई देता है। तो जो आदि मानव था वो ये सारी चीज़ें देखता था और उसको समझने की कोशिश करता था और उसी से उसको बहुत सारी चीज़ों की समझ जो है वो डेवलप हुई। हम लोग को जितना भी ब्रह्मांड का भाग पता है उसमें लगभग 19 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान है।
प्रत्येक आकाश गंगा में करीब 10 अरब तारे हैं और क्या कहते हैं, आकाश गंगा का व्यास लगभग 1 लाख प्रकाश वर्ष है। ये जानकारी मैं आपको इसलिए आपके साथ साझा कर रही हूँ जिससे कि आप ये एक समझ बना पाएँ कि कितने अनंत अनादि आकाश और उसके बारे में हम लोग अंतरिक्ष के बारे में बात कर रहे हैं। अंतरिक्ष में कुछ स्थानों पे हमें दूरदर्शी से अगर हम देखें तो गोल गोल गुच्छे से दिखाई देते हैं। इनको स्टार क्लस्टर कहा जाता है या तारे का गुच्छा कहा जा सकता है। इसमें बहुत से तारे होते हैं जो बीच में घने रहते हैं और किनारे किनारे उसमें बहुत ही विरल होते हैं, किनारे में घने नहीं होते हैं। जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो टेलीस्कोप से आकाश को देखते हैं तो हमें कुछ ये धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं। ये बादल के समान बड़े बड़े जो सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं उन्हें निहारिका कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में असंख्य निहारिकाएं हैं, इसमें से कुछ ही हम लोग देख पाते हैं। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि खगोल विज्ञान जो है उसका इतिहास क्या है। जैसे जो बहुत सारे जैसे भौतिकी विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, ये कहीं से शुरू हुआ है। आदि मानव ने शायद इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन जो हमारा खगोलिक विज्ञान है, खगोल विज्ञान है, ये एक सबसे पुराने विज्ञान में से है। इसका आरंभ जो है प्राग ऐतिहासिक काल में हो चुका था तथा प्राचीन धार्मिक एवं मिथकीय कार्यों में इसके दर्शन होते हैं। खगोल के साथ में जो हमारी ज्योतिषी है उसका बहुत ही गहरा संबंध रहा है और पहले तो लोग सोचते थे खगोल विज्ञान और ज्योतिष विज्ञान सब एक ही चीज़ है, लेकिन अब हम लोगों को समझ में यह आ गया है कि नहीं, खगोल विज्ञान जो है अलग है और ज्योतिषी जो है वो जो थोड़ा अलग चीज़ है जो कि विज्ञान के दायरे में नहीं आएगा। प्राचीन जो खगोलविद तारों और ग्रहों के बीच में के अंतर को समझते थे। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ पाते थे कि क्या एक तारा है और क्या एक ग्रह है, और ये अंतर वो कैसे समझते थे। जैसे कि हम लोगों ने ये चर्चा की है कि जो आकाश में तारे हैं वो घूमते हैं, आकाश स्थिर नहीं होता। तो तारे जो हैं बहुत दिनों तक एक ही स्थान पे रहते थे, जबकि ग्रह जो हैं बहुत ही जल्दी जल्दी चक्कर लगाते हैं। तो वो कभी कहीं दिखाई देते हैं आकाश में, कभी कहीं दिखाई देते हैं। तो इस तरह से जो आदि मानव थे वो भी ये अंतर समझते थे कि कौन इनमें से, इन चमकती चीज़ों में से कौन सा ग्रह है और कौन सा तारा है। तो पहले तो खगोल विज्ञान जो है केवल नग्न आँखों से ही अवलोकन किया जाता था, तक ही सीमित था। लेकिन करीब करीब 3000 साल पहले जो बेबीलोन सिविलाइजेशन सभ्यता थी, उसके जो नागरिक थे बेबीलोनियों ने राशि चक्रों को की अवधारणा की। अब राशि चक्र क्या होते हैं, उन्होंने नक्षत्रों को 12 बराबर भागों में विभाजित किया। और 12 ही क्यों भागों में विभाजित किया, इसलिए क्योंकि उनके पास चंद्रमा की कलाओं पर आधारित जो उनका जो कैलेंडर था, 12 महीने का कैलेंडर था, और वो कैलेंडर जो था वो चंद्रमा की कलाओं पर आधारित था। तो उन्होंने जितने जो नक्षत्र हैं उनको पूरे हिस्से को 12 भागों में बांट दिया। अब ये नक्षत्र कैसे चुने उन्होंने? नक्षत्रों को उन्होंने इस प्रकार से चुना कि सूर्य इनमें से प्रत्येक नक्षत्र से गुजरता हुआ प्रतीत होगा, क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो जो है वो उस एक निश्चित अवधि में सूर्य जो है उस नक्षत्र के आसपास हमें गुजरता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई। अब भारत में हमारे खगोल विज्ञान का इतिहास क्या रहा? हम जानते हैं कि भारतीयों को हमेशा से ही खगोल विज्ञान के बारे में जो है आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण रहा है। वो बहुत सारी घटनाएं जो खगोलीय घटनाएं होती हैं उनको धर्म से जोड़ देते हैं, आध्यात्म से जोड़ देते हैं। और हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, हमारे जो पुराने वैज्ञानिक थे, उन्होंने बहुत ही कुछ बहुत सटीक अवलोकन किए और उसकी गणनाएं भी बहुत ही सटीक की गई। इसलिए भारतीयों ने एक उत्प्रेरक के रूप में हमेशा कार्य किया है, जिसने प्रेक्षणों और सिद्धांतों के लिए आवश्यक गणित को विकसित करने में मदद की। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्रियों ने ज्योतिष
चार्ट बनाए जिसमें बहुत सारे मॉडल बनाए, बहुत ही रोमांचक सिद्धांतों की वर्णन किया। तो अब हम ये समझते हैं कि हमारी जो खगोलीय घटना पहली कब हमें लिखित रूप में भारत में मिलती है। आप सभी ने महाभारत का तो जिक्र सुना ही होगा। ये पहली घटना नहीं है, पहली घटना के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। बट महाभारत में जब अर्जुन प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं जयद्रथ का वध करूँगा, तो और एकदम से अंधकार छा जाता है, तो वो शायद एक सूर्य ग्रहण ही रहा होगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण रहा होगा। तो ये एक खगोलीय घटना है जिसका जिक्र हमारे प्राचीन जो ग्रंथ हैं उसमें किया गया है। इसी तरह से जो ऋग्वेद है, जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है, ऋग्वेद में दर्शाया गया है कि भारत में दर्ज की गई पहली खगोल विज्ञान की खगोलीय घटना जो है वो लगभग 4000 साल पहले हुई थी। तो उसका वर्णन ऋग्वेद में है। ऋग्वेद से ही हमें ये पता चला कि पूरे वर्ष को 360 दिनों में कैसे विभाजित किया गया। जो हमारे खगोलविद थे वो लगातार अपना कैलेंडर बदलते रहते थे। ऐसा नहीं है कि हर साल वही महीना उतने ही वही वो होंगे। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि हमारा जो अब आधुनिक कैलेंडर है उसमें हमें कुछ ना कुछ जो है करेक्शन करना पड़ता है, और ये जो करेक्शन है, ये जो गणना में गणना करके उसको जो ठीक करना है, बीच बीच में ये भारतीय कैलेंडर में कर दिया जाता है, जिसको कि पूरा करने के लिए आप देखें कि हर चौथे पाँचवें साल में हमारे यहाँ एक अधिक मास आ जाता है। तो जैसे इस साल हम लोगों के यहाँ अधिक मास था। आप में से किसी ने अगर अपने माता पिता से कभी बातचीत की होगी, हिंदी महीनों के बारे में पूछा होगा, तो इस साल हमारे यहाँ एक अधिक मास था। तो वो अधिक मास क्यों किए जाते हैं भारतीय कैलेंडर में? जिससे कि ये जो गणना में थोड़ी बहुत जो अधिक होता है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, जिससे वो आगे फिर अगले साल से हमारा सही हो जाएगा। तो खगोलीय डेटा का उल्लेख करने वाला पहला वैदिक पाठ ज्योतिष वेदांग है, जिसे 1300 से 1100 ईसा पूर्व का माना जाता है। बाद में सिद्धांतोत्तर नाम की एक पुस्तक श्रृंखला के साथ सिद्धांतिक युग नामक खगोल विज्ञान की नई शाखा का शुरुआत किया गया, जिसमें विश्वों, ग्रहों के क्षण और ग्रहणों, जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं, और चंद्र अवधियों को दर्शाता है। तो अब भारत के जो हैं प्रमुख खगोल विज्ञान का स्वर्ण युग जो है वो लगभग हम चर्चा करते हैं कि हमारे कौन कौन से वैज्ञानिक थे जो कि इस विषय पे कार्य करते थे। लगभग 1500 साल पहले आर्यभट्ट और अन्य भारतीय खगोलविदों ने कैलेंडर पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए कठोर गणितीय दृष्टिकोण को अपनाना शुरू किया। आर्यभट्ट ने ये बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है। उससे पहले लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी जो है वो केंद्र में है और बाकी सभी जो हैं वो उसका चक्कर लगाते हैं, सूर्य भी उसका चक्कर लगाते हैं। परंतु आर्यभट्ट ने ये अपनी गणनाओं से बताया कि नहीं, सूर्य जो है वो उसका चक्कर पृथ्वी लगा रही है, और सूर्य भी स्थिर नहीं है, सूर्य भी में भी जो है वो मूवमेंट हो रहा है। हिंदू गणितीय तकनीक और इस्लामी टिप्पणियों दोनों को मिला के खगोल विज्ञान में बहुत सारी प्रगति हुई है। शुंग साम्राज्य के दौरान जो था वो भारत का खगोल विज्ञान का स्वर्ण युग कहा जाता है। उस युग में ब्रह्मगुप्त अग्रणी खगोल विदियों में से एक थे, जिन्होंने उज्जैन में खगोलीय वेधशाला का भी स्थापना की थी, और वो उस वेधशाला के प्रमुख भी थे। उन्होंने कई बीज गणितीय समस्याओं का हल करने के लिए पद्धतियों को विकसित किया। ग्रहों की चाल, उनकी युति और ग्रहण की अनुमानित अवधि की गणना के लिए कई तरीके विकसित किए। तो शतपथ ब्राह्मण नामक जो है एक 4000 वर्ष पुरानी पुस्तक है, वो हमें बताती है कि किस तरह से जो खगोल विज्ञान को वैज्ञानिक दर्जा देती है। तो
अब हमें ये समझना पड़ेगा, हमने मतलब बहुत सारे वो देखे हैं कि कहीं हमें खगोल विज्ञान दिखाई देता है, कहीं खगोल भौतिकी शब्द आता है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है? अगर जैसे मान लीजिए हम कल्पना करें कि आप अपने आंगन में बैठे हों, रात में हैं और दूरबीन से रात के आकाश को देख रहे हैं, तो आप स्टार का चार्ट बनाएंगे, विभिन्न नक्षत्रों को पहचानेंगे और आकाशीय पिंडों की तलाश करेंगे। ये सब जब आप कर रहे हैं तो आप एक खगोल शास्त्री बने हैं, जो कि शौकिया खगोल शास्त्री हैं। लेकिन अब आप ये कल्पना करें कि जैसे आप फिर से अपने आंगन में बैठ के रात के आसमान को देख रहे हैं, लेकिन इस बार जो है हम केवल अवलोकन नहीं कर रहे हैं, हम उस अवलोकन के साथ में गणितीय मापदंड डाल रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं। ब्लैक होल के बनने से पहले तारे का जीवन काल कैसा था और उसका पता लगाने के लिए जो हम समीकरण को हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ये तारे जो हैं किस रसायन से बने हुए हैं, ये सारी चीज़ें पता करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस विभिन्न अन्य चीज़ों की भौतिकी और गणित के सिद्धांतों को जब हम उपयोग कर रहे हैं, तब हम जो है खगोल भौतिकी कर रहे हैं। तो सरल शब्दों में अगर हम कहें तो खगोल विज्ञान जो है, विज्ञान की वो शाखा है जो आकाशीय पिंड, अंतरिक्ष और संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड से संबंधित है। जबकि खगोल भौतिकी जो है वो खगोल विज्ञान की एक शाखा है और वो इस पूरे ब्रह्मांड में शामिल करने वाली हर चीज़ से जुड़ी भौतिक प्रक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। अब जो है हम खगोल विज्ञान में आगे बढ़ने से पहले हम कुछ निर्देशांक प्रणालियों के बारे में जान लेते हैं और ये चीज़ें हमें आगे काम आएंगी। क्यों हम इस चीज़ के बारे में जानते हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जब हम अंतरिक्ष में कुछ भी देख रहे हैं, हम पृथ्वी पे अगर कोई भी चीज़ की स्थिति को की गणना करना चाहें, उसकी लोकेशन जानना चाहें, तो हम किसी अगर जैसे आप अपने मित्रों को बताएं कि आपका घर कहाँ है, तो आप बताएंगे कि इस सड़क पे है, उस गली में आइए, ऐसे आना है ना। लेकिन अंतरिक्ष में तो अगर हमें किसी तारे की स्थिति पता करनी है तो वहाँ पे ना सड़कें हैं, ना गलियाँ हैं, ना शहर हैं, तो हम किस प्रकार से करेंगे? तो ये सब करने के लिए हमें निर्देशांक पद्धति चाहिए। तो ये क्या चीज़ होती है? ये एक आकाशीय समन्वय प्रणाली है जो आकाश पर्यवेक्षकों को आकाश में वस्तुओं के स्थानों को निर्दिष्ट करने में मदद करती है। ये जो है बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। इसमें क्षैतिज और ऊंचाई दिशंग प्रणाली पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक की स्थिति संबंधित तारे की स्थिति पर आधारित है। ये पृथ्वी से पर्यवेक्षकों के लिए आकाशीय पिंडों को पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए उपयोग में आने वाली समन्वय प्रणाली है। ठीक है, तो अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी? सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि आकाश मंडल या सेलेस्टियल स्फीयर या खगोलीय गोला जिसको कहा जाता है, ठीक है, खगोलीय गोला जो है वो पृथ्वी के इर्द गिर्द एक काल्पनिक गोला है और ये गोला पृथ्वी के साथ संकेंद्रीय है। संकेंद्रीय क्या मतलब? इस गोले का और पृथ्वी का केंद्र एक है। देखिए वो एनिमेशन में आपको दिखाई दे रहा है कि वो बाहर वाला वो गोला है और अंदर पृथ्वी उसके गोल घूम रही है। पृथ्वी पर बैठकर आसमान में देख रहे किसी दर्शक के लिए ये कल्पना करना मुश्किल नहीं होगा कि खगोलीय पिंड की छवियां इसी खगोलीय गोले के अंदरूनी सतह पर प्रक्षेपित की होती हैं। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है वो है आकाशीय भूमध्य रेखा। अब आकाशीय भूमध्य रेखा या सेलेस्टियल इक्वेटर जिसको कहेंगे, सेलेस्टियल इक्वेटर क्या चीज़ हुई या भूमध्य रेखा? वो अंतरिक्ष में पृथ्वी के भूमध्य रेखा के प्रक्षेपण के रूप में परिभाषित की जाएगी कि जो पृथ्वी का इक्वेटर है उसी को अगर हम आगे प्रक्षेपित कर दें सेलेस्टियल इक्वेटर, सेलेस्टियल स्फीयर तक या आकाशीय गोले तक, तब हम उसको कहेंगे सेलेस्टियल
इक्वेटर। अब ये जो आकाशीय भूमध्य रेखा है, ये इस पूरे आकाशीय गोले को दो हिस्से में बांट देती है, जो कि एक उत्तरी गोलार्ध हो गया और एक दक्षिणी गोलार्ध हो गया, जैसे कि हम पृथ्वी में करते हैं। इक्वेटर जो है पृथ्वी को दो हिस्से में बांट देती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी भाग हो गया और एक दक्षिणी भाग हो गया। अब हमें, जब हमने भूमध्य रेखा की बात कर ली, तो हमें इक्वेटर, हमें पोल्स के बारे में भी बात करनी चाहिए। तो हमें इसके जो पोल्स हो गए वो ध्रुव हो गए, है ना, आकाशीय ध्रुव। अगर हम पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को आगे बढ़ाएं और इसको हम अपने सेलेस्टियल स्फीयर तक ले जाएं या आकाशीय गोले तक ले जाएं, तो वो जो आकाशीय गोले को जहाँ पे भी काटता है उसको हम आकाशीय ध्रुव कहेंगे। इसी तरह से उत्तरी आकाशीय ध्रुव हो गया और दक्षिणी आकाशीय ध्रुव हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास और भी कई शब्द हैं, जैसे कि क्षितिज, जो कि होराइजन कहलाएगा, फिर जेनिथ जो कि शीर्ष बिंदु कहलाएगा, फिर राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन। तो एक एक करके हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं कि ये क्या है, और नादिर। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर हम आकाशीय गोले पर एक वृत्त खींचते हैं तो ये गोले को दो गोलार्ध में विभाजित कर देता है, ऊपरी गोलार्ध जो कि दिखाई देता है और नीचे का गोलार्ध जो कि हमें दिखाई नहीं देता है। तो निचला भाग जो है वो पृथ्वी से छुपा हुआ है। तो जेनिथ जो है वो आकाश में पर्यवेक्षक के ठीक ऊपर की बिंदु है। अगर हम ठीक ऊपर अपने बिंदु लें तो वो जो है जेनिथ कहलाई जाएगी। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर एक पर्यवेक्षक के लिए खगोलीय भूमध्य रेखा जो है जेनिथ के माध्यम से गुजरती है। नादिर अब इसी के ठीक नीचे जो होगा, दूसरे हेमिस्फेयर में, दूसरे गोले, दूसरे तरफ, वो नादिर कहलाएगा। जो नादिर हो गया वो पर्यवेक्षक के ठीक नीचे आकाश में एक बिंदु है जो जेनिथ के विपरीत में होता है। आकाश में प्रत्येक वस्तु की स्थिति को जानने के लिए दो संख्याएं हम लेते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर हमें किसी भी वस्तु की लोकेशन निर्धारित करनी है तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हिसाब से करते हैं। तो उसी तरह आकाश में भी हमें प्रत्येक वस्तु की लोकेशन को निकालने के लिए दो संख्याएं हम यूज़ करते हैं। उनको हम राइट एसेंशन और डिक्लिनेशन, राइट एसेंशन या झुकाव, डिक्लिनेशन यानी कि झुकाव के रूप में कहा जाता है। इन्हें आमतौर पर वस्तु के खगोलीय निर्देशांक के रूप में माना जाता है। झुकाव जो है, झुकाव या डिक्लिनेशन जिसको हम कहते हैं, वो राइट एसेंशन या लॉन्गिट्यूड से मेल खाता है। और खगोलीय और इसको निकालते कैसे हैं, वो खगोलीय भूमध्य रेखा जो सेलेस्टियल इक्वेटर है वहाँ से लेके वर्नल विषुव और आकाशीय भूमध्य रेखा के चयनित तारे के प्रक्षेपण के बीच के कोण को हम कहेंगे झुकाव। ठीक है, और ये लॉन्गिट्यूड जैसा होता है। और झुकाव जो है लैटिट्यूड से मेल खाता है और राइट एसेंशन जो है लॉन्गिट्यूड से मेल खाता है। तो अगर हम आकाशीय भूमध्य रेखा और चयनित हमारा जो भी जिस तारे का हमें निकालना है या आकाशीय वस्तु जिसके निकालना है उसके बीच के कोण को उत्तर या दक्षिण में सही उद्गम की रेखा के साथ में मापते हैं तो उसे डिक्लिनेशन या लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो अक्षांक होता है वो झुकाव हमारा हो जाता है ना। तो इस तरह से हम ये निकालते हैं। तो इसी को इस में भी दिखाया गया है कि किस तरह से जेनिथ हो गया, किस तरह से क्या कहते हैं, जेनिथ हमारा कहाँ पे दिखाई देगा अगर हम पोल पे खड़े हैं और अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं और अगर हम बीच के किसी भी लैटिट्यूड पे खड़े हैं। ठीक है, इसी तरह से इक्विनॉक्स भी एक जो टर्म है वो आता है। इक्विनॉक्स क्या होता है, इक्वी माने बराबर का, जहाँ पे और नॉक्स माने रात्रि, है ना। तो जहाँ पे रात्रि और दिन बराबर के होते हैं उसे इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो हमारे पास एक वर्नल इक्विनॉक्स होता है और एक ऑटम का इक्विनॉक्स होता है जिसकी
जो तिथि भी हमारी निश्चित है, जो कि मार्च 20-21 को वर्नल इक्विनॉक्स होगा, और जो ऑटम इक्विनॉक्स होगा वो सितंबर 22-23 को होगा। ये जो है इसमें क्या होता है, अगर हम इसी को आगे प्रक्षेपित करें तो जो जहाँ पे सेलेस्टियल स्फीयर से ये काटेगा वो हमारा इक्विनॉक्सेस बन जाएंगे। इसी तरह से सॉलिसिट भी होते हैं। सॉलिसिट माने जहाँ पे कि दिन या रात सबसे छोटा या सबसे बड़ा होता है। जैसे समर सॉलिसिट में दिन सबसे बड़ा होगा और रात्रि सबसे छोटी होगी, और विंटर सॉलिसिट में दिन सबसे छोटा होगा और रात्रि सबसे बड़ी होगी। ये तिथियां भी हमारे यहाँ निश्चित हैं कि किस तिथि पे होगा। जब अगर हम तारों को देखें कि तारे किस प्रकार से हमें अगर हम रोज़ ही एक तारे का जो है वो लोकेशन आकाश में उसकी निकालें तो क्या हमें दिखाई देगा कि हमारे कंपैरिजन में, हमारे उसमें हमारे से जब हम कंपेयर करते हैं तो तारों की स्थिति बदल रही है। तारे जो हैं मूव करते हुए दिखाई देंगे अलग अलग दिन में। तो उनकी अगर हम अलग अलग दिन में स्थिति देखें तो अगर हम अब ये जो मूवमेंट है तारों का, इसको हम स्टार ट्रेल्स कहते हैं कि तारे किस प्रकार से चलते हुए हमें दिखाई देते हैं अगर हम रोज़ ही एक तारे को देखते हैं। तो जो अब ये स्टार ट्रेल्स जो हैं वो भी हर जगह एक जैसे नहीं दिखाई देते हैं। अगर हम पोल पे खड़े होकर देखते हैं तो हमें तारे अलग तरह से चलते हुए दिखाई देते हैं, स्टार ट्रेल्स अलग होती हैं। अगर हम इक्वेटर पे खड़े होते हैं तो हमें वर्टिकल दिखाई देती हैं, हमें बिल्कुल सीधी दिखाई देती हैं। अगर हम ना पोल पे हैं ना इक्वेटर पे हैं, हम कहीं बीच में हैं तो हमें स्टार की जो ट्रेल है वो इस प्रकार से दिखाई देती है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से जो उपकरण होते हैं जिससे कि हमारे जो प्राचीन वैज्ञानिक थे, जो प्राचीन लोग थे, वो प्राचीन काल में कौन कौन से खगोलीय उपकरण यूज़ करते हैं। तो प्राचीन काल में रात के आकाश का अध्ययन करने के लिए कुछ उपकरण जो हैं उन पे अब हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सन डायल। तो सन डायल, मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने ये देखा होगा कि किस तरह से सन डायल बनाया जाता है, और हिंदुस्तान में, भारत में तो हमारे यहाँ कई जगह सन डायल हैं। तो सन डायल का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? सन डायल समय पता करने के लिए प्रयोग में किए जाते थे। और मतलब इस समय जब घड़ियाँ नहीं होती थी तो इस सूरज को देख के कि सूरज का किस ऑल्टीट्यूड पे है, सूरज अभी किस जगह पे है, उससे देख के कि अभी क्या समय हो रहा है। तो सन डायल समय पता करने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले उपकरणों में से एक है। और इस कुछ अर्धगोलीय सन डायल भी हुआ करते थे जिन्हें अर्धचक्र के रूप में भी जाना जाता है। नई दिल्ली में आपको मालूम होगा, ये जो मैंने चित्र दिखाया है ये जंतर मंतर खगोलीय वेधशाला जो है वहाँ पे ये सन डायल है, और ये जो है यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी मार्क किया गया है। भारत में हमारे पास 5 जगह जंतर मंतर बने हैं। आपको क्या उन जगहों के नाम पता हैं? नहीं भी पता हैं तो आप इस के बाद जाके पता भी कर सकते हैं, अन्यथा मैं भी बताती हूँ। ये जो 5 जंतर मंतर हैं जहाँ पे सन डायल हैं, एक जयपुर में है, नई दिल्ली जिसका कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ, एक वाराणसी में है, एक उज्जैन में है और एक मथुरा में है। इन सभी जगहों में प्रसिद्ध सन डायल है। और इसमें से जो जयपुर वाला सन डायल है वो तो बहुत ही बड़ा है। वो तो शायद विश्व के सबसे बड़े सन डायल में से माना जाता है। अगला उपकरण जिसकी हम चर्चा करेंगे वो है यष्टि यंत्र और गोल यंत्र। तो आप में से बहुत लोग शायद इसके बारे में ना जानते हो। सन डायल तो बहुतों ने देखा हुआ है, और इनका यष्टि यंत्र का उपयोग जो है हम वस्तु की ऊंचाई, मतलब ऑल्टीट्यूड जानने के लिए, मतलब जो आकाश में वस्तुएं हैं उनके ऑल्टीट्यूड जानने के लिए और ग्रहों के अक्षांश देशांतर की गणना के लिए हम गोल यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। तो भास्कराचार्य जो थे
वो एक भारतीय खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। उन्होंने 1114 से 1185 ईस्वी की अवधि में वो यहाँ पे थे। उन्होंने सिद्धांत शिरोमणि नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें ग्रहों की स्थिति, ब्रह्मांड विज्ञान, भूगोल जैसी अन्य खगोलीय घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखी हुई है, दर्ज की है। लल्ला जी, श्रीपति जैसे गणितज्ञ जो हैं, बहुत सारे हमारे यहाँ गणितज्ञ हुए हैं। उन्होंने यस्त यंत्र या स्टिक मशीन का क्या कहते हैं कि को विकसित किया। और भास्कराचार्य ने क्या किया कि इससे गणना, अपनी अनूठी गणना पद्धति विकसित की। तो इस मशीन में क्या होता है, इसमें एक छड़ी होती है जिसे धुरी पर घुमाया जाता है और किसी को वस्तु के ऊपर और नीचे पर ध्यान केंद्रित करना होता है और बोर्ड पर 2 रेखाएं खींचनी होती हैं। 2 रेखाओं के साथ त्रिभुज का निर्माण किया जाता है और फिर वस्तु की ऊंचाई के बारे में गणना की जाती है। बहुत ही सरल गणनाएं हैं, लेकिन मतलब बहुत ही क्रांतिकारी गणना है, उसी से हम वो कर सकते हैं। और गोल यंत्र जो है वो भी एक अन्य यंत्र है जो कि तारे की स्थिति के लिए किया जाता था, उपयोग में लिया जाता था। गोल यंत्र जो है आकाशीय क्षेत्र का त्रिआयामी प्रदर्शन मॉडल है। इसने दिखाया कि खगोल विज्ञान में विभिन्न बड़े वृत्तों का उपयोग कैसे किया जा सकता है। ग्रहों के अक्षांक और देशांतर को मापने के लिए यह विशेष लाभकारी था। और यहाँ पे जो दिखाया है ये एक गोल यंत्र का मॉडल दिखाया गया है। अगला यंत्र जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे वो है सेक्सेंट। आप क्या जानते हैं कि ये सेक्सेंट का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? सेक्सेंट जो है एक नेविगेशन का उपकरण है। नेविगेशन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें कितने कोण पे जाना है, ये सारी जो आजकल हम लोग जीपीएस से करते हैं। तो सेक्सेंट एक नेविगेशन का उपकरण है जो 2 दृश्य वस्तुओं के बीच में कोणीय दूरी को नापता है। 2 वस्तुएं जिनको हम देख पा रहे हैं उनके बीच में कितना कोण बन रहा है उसको नापता है। तो एक इसी तरह से जो हम पृथ्वी पे भी सेक्सेंट को यूज़ कर सकते हैं, का उपयोग कर सकते हैं, और खगोलीय विज्ञान में भी हम सेक्सेंट का उपयोग करते हैं। तो खगोलीय सेक्सेंट का प्राथमिक उपयोग एक खगोलीय वस्तु और क्षितिज के बीच में, हॉराइजन और उस वस्तु के कोण के बीच में नापने के काम में आता था। यह मुख्य रूप से क्षितिज के ऊपर सूर्य और तारों की ऊंचाई को नापता था। सेक्सेंट जो है 3 प्रकार के होते हैं। नॉटिकल सेक्सेंट जो मुख्य रूप से सूर्य और चंद्रमा जैसे आकाशीय पिंडों के अक्षांकों को मानता है। बॉक्स सेक्सेंट जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कोणों को मापता है। और जो है तीसरा हो गया साउंडिंग सेक्सेंट जो कि नॉटिकल सेक्सेंट की तुलना में एक व्यापक इंडेक्स ग्लास है। यह मुख्य रूप से जल निकायों की गहराइयों को मापता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सभी खगोल जो प्राचीन खगोल वैज्ञानिक थे वो पुरुष ही थे। महिलाओं ने भी काफ़ी इस विषय में, इस विज्ञान में बहुत अपना योगदान दिया है। तो क्या आप प्रारंभिक आधुनिक युग की पहली महिला खगोल शास्त्री के बारे में जानते हैं? ये जो हैं ये हैं एलिजाबेथ कैथरीन। डेंजिंग की एलिजाबेथ कैथरीन थी जो कि सन 1647 में डेंजिंग में पैदा हुई थी। और इनके पति जब प्रसिद्ध जो इनके पति थे वो जोहानस हेविलेस के साथ में ऑक्टेंट और सेक्सेंट पे काम करती थी और वो पहली महिला खगोल शास्त्रियों में से एक थी। और इन्होंने धीरे धीरे इनकी खगोल विज्ञान में रुचि विकसित हुई और बाद में हेविलेस से इन्होंने शादी की। पहले ये उन्हीं के साथ उनकी वेधशाला में काम करती थी, फिर बाद में उन्होंने उनसे विवाह भी कर लिया और ये पहली ही महिला खगोल वैज्ञान विधियों में से हैं। अब हम जो चर्चा करेंगे वो हम तारे मंडलों के बारे में चर्चा करेंगे।
तो पहले जब बहुत सारी भविष्यवाणियाँ जो हैं, ज्योतिष, क्योंकि हमने ये चर्चा की ना कि जो खगोल विज्ञान है वो ज्योतिषी से काफ़ी समय तक एक जुड़ा रहा। तो पहले जो राशियों के बारे में चर्चा होती थी, बातें होती थी, वो राशियाँ क्या होती थी? राशियाँ जो हैं वो नक्षत्र या तारों का समूह हैं। और अभी भी जो ज्योतिष हैं वो उन राशियों का उपयोग करके करते हैं अपने उसमें। तो जब हम नग्न आँखों से देखते हैं तो जो खगोलीय पिंड हमें सबसे पहले, सबसे स्ट्राइकिंग होते हैं, सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं, वो सबसे पहले नक्षत्र दिखाई देते हैं। और सभी संस्कृति, जितने भी पुराने हमारी सभ्यताएं हैं, इससे काफ़ी आकर्षित रहीं और इससे काफ़ी जुड़ी रहीं। तो जो है हमारे पूर्वज जो हैं तारों में पैटर्न ढूंढते थे कि कौन सा तारा किस तारे के पास में है, और उसको जोड़ जोड़ के विभिन्न विभिन्न जो हैं छवियां शेप बनाते थे, आकार देने लगते थे कि अच्छा ये इससे जुड़ा हुआ है, ये एक चतुर्भुज जैसा लग रहा है, ये ऐसा दिख रहा है। तो उसका पैटर्न का इस्तेमाल करते थे, और इन्हीं नक्षत्रों को देख के वो नेविगेशन के लिए भी उसे यूज़ वो करते थे। जब वो उसमें छवियां बनाते थे तो वो क्या करते थे कि नायकों और प्रतीकों को सितारों में प्रक्षेपित कर देते थे, जो एक बहुत अच्छे नायक हुए। वो कहते, हम लोग कहते भी हैं कि जब कोई बड़ा आदमी की मृत्यु हो जाती है तो वो तारा बन जाता है। हम अपने बच्चों को भी इसी प्रकार से बताते हैं। तो ये अपनी संस्कृति और विश्वासों को जो है वो आकाश के जो आकाशीय पिंड हैं उनसे भी जोड़ के रखते थे। इसी प्रकार से, इसी तरह से नक्षत्रों की शुरुआत हुई, नक्षत्रों का अस्तित्व हुआ। तो जो एक ग्रीक दार्शनिक थे टॉलमी, उन्होंने आकाश में अपने समय में 48 नक्षत्रों की पहचान की और उनकी सूचीबद्ध किया, उनकी पूरी लिस्टिंग की, उन्हें सूचीबद्ध किया। उनके नोट्स जो हैं वो खगोल विज्ञान में एक बेंचमार्क बन गया और बहुत सदियों तक उसी का उपयोग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जो हम लोग मानते हैं 88 तारामंडल हैं, और क्या कहते हैं, इसमें 88 तारामंडल हैं। और नक्षत्रों को पहचान करने के लिए हमने ऐप भी, मानव ने एक ऐप भी बना लिया है। एक बहुत अच्छा ऐप है स्टेलरियम, तो आप भी अपने फ़ोन में उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने घर की छत पे खड़े होके वो आपके लोकेशन के हिसाब से आपको ये बताता है कि कहाँ कौन सा तारा है, कौन सा नक्षत्र है। तो वो नक्षत्रों को पहचान करने के लिए आम जन जो है नक्षत्रों को किस प्रकार से पहचाने, इसके लिए ये ऐप है। पुराने दिनों में बोले गए शब्दों के माध्यम से पीढ़ियों को ज्ञान दिया जाता था, और विभिन्न नक्षत्रों को पहचानने के लिए बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी कहानियां उनसे जोड़ दी गई थी। और हम लोग आगे चर्चा करेंगे। एक ओरियन तारामंडल था है जिसमें कि एक शिकारी है, उसका कुत्ता है, और वो शिकारी जो है वो सीरियस एंड्रोमेडा से बचने के लिए वो एक जो स्कॉर्पियन है उसको मार देता है। और बहुत सारी कहानियाँ जो हैं। और जब ओरियन उगता है तो जो वो स्कॉर्पियन है वो अस्त होता है। तो क्योंकि जो कहानी उन्होंने बनाई है वो ओरियन जो शिकारी है उसने उस स्कॉर्पियन जो वृश्चिक है उसको मारा है। तो जब ओरियन उगता है आकाश में तो वो वृश्चिक जो है अस्त होता है। तो ये सारी कहानियाँ जो है उससे जुड़ी हुई हैं। भारत में भी बहुत सारे पौराणिक कथाएं हैं जो कहानियों से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमें मालूम है ध्रुव तारा है ना, वो एक ही जगह पे दिखाई देता है। हम अभी आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपने अपने माता पिता से इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी। तो अब हम जरा नक्षत्रों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा हम लोग कभी भी हम अगर उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं तो ये बहुत आसानी से दिख जाता है। ये है सप्तऋषि। यह तकनीकी रूप से एक तारामंडल नहीं है बल्कि एक बिग डिपर जो तारामंडल है उसका एक हिस्सा है। तो क्या कहते हैं, ये बिग डिपर जो है उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाता है, और इसी को बेसिस लेके फिर बाकी तारों की क्या कहते हैं
पुष्टि करते हैं और तारों को देखते हैं, तारों को समझते हैं। ये गर्मी के महीने में आकाश के सबसे उत्तरी भाग में आसानी से देखा जा सकता है। जैसे हम बिग डिपर का पता लगाते हैं, हम देख सकते हैं कि बिग डिपर का जो हैंडल है वो ग्रेट बियर है, ठीक है। और कप के निचले दाहिने में सामने की ओर पैर हैं, वो भालू जैसा दिखाई देते हैं। और कप के निचले दाएं कोने में भालू के समान, ये देखिए ये पैर हैं, ये भालू जैसे पैर हैं जो भालू की छाती तक फैले हुए हैं। और बिग डिपर का पता लगाने के लिए हम बहुत आसानी से उर्सा मेजर, जो कि हमारा सप्तऋषि है, वो पता कर सकते हैं। तो ये है बिग डिपर। इसमें ये जो हिस्सा है ये है सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है जो कि हमें दिखाई देता है। तो ये जो है देखिए भालू की तरह से दिखाई देता है। और ये 4 तारों का समूह, ये 4 जो कि एक मतलब आप क्या एक शेप बना रहे हैं चतुर्भुज की, और उससे जुड़े हुए 3 और, ठीक है। ये जो है ये सप्तऋषि कहलाता है आकाश पर। अब हमें इसका ये सप्तऋषि क्यों हमें इतना इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतना मतलब हम सभी देख पाते हैं। सप्तऋषि को हम जब पहचान लेते हैं तो सप्तऋषि के ये वाले जो 2 तारे हैं, इनको जोड़ के अगर हम इसको सीधी रेखा में आगे खींचें तो करीब करीब इतने के 3 गुने डिस्टेंस के बाद हमें दिखाई देता है पोलारिस या ध्रुव तारा, उत्तरीय ध्रुव तारा दिखाई देता है। अब ध्रुव तारा इतना जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? ध्रुव तारा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ध्रुव तारा जो है आजकल मतलब इस समय उत्तरीय ध्रुव के बहुत पास में है। तो अगर हम ध्रुव तारे को पहचान लेते हैं, समझ लेते हैं कि कहाँ पे ध्रुव तारा है, तो वो वही हम मार्क कर सकते हैं कि ये हमारा क्या कहते हैं पोलारिस जो ये है नॉर्दर्न पोल के पास में है। और अब इसको अभी तक जैसे हमने बात की कि सारे तारे जो हैं आकाश में घूमते हैं, हमें अलग अलग समय पे अलग अलग महीनों में अलग अलग जगह पे दिखाई देते, लेकिन ये जो उत्तरी ध्रुव तारा है ये एक ही जगह रहता है। ये बहुत ही धीमी गति से थोड़ा सा मूव करता है। तो रात्रि के समय हमें ऐसा दिखाई देता है कि इसी पोल के चारों ओर में सारे तारे घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए इस तरह से ये है हमारा नॉर्थ स्टार, है ना। और गर्मियों में ये इस तरह से दिखाई देता है, जाड़ों में इस तरह से दिखाई देता है, स्प्रिंग के समय ये ऐसा दिखाई देता है। तो ये जो पोलारिस है ये अपनी जगह पे स्थित है और बाकी तारे सारे इसके चारों ओर घूमते हुए दिखाई देते हैं। और क्या कहते हैं, और एक बार हमने मतलब जो भी यात्री लोग जो समुद्र में यात्रा करते हैं वो एक बार पोलारिस को ढूंढ लेते हैं और उसके बाद उससे दिशाओं की पुष्टि कर लेते हैं कि किस दिशा में है। अब जो अगला तारामंडल हम लोग जिसके बारे में चर्चा करेंगे वो है ओरियन दी हंटर। तो ये भी जो ओरियन तारामंडल है ये भी रात के आसमान में बहुत ही आसानी से दिखने वाले तारेमंडल में से है। अब आप देखिए ये एक हंटर की तरह से दिखाई देता है। ये बेल्ट है हंटर की जिसमें 3 तारे दिखाई दे रहे हैं। शिकारी की बेल्ट की सीधी रेखा बनाने वाले ये 3 तारे हैं। ये अगर हम इसके हाथ से इसकी शिकारी की कांख से ऊपर बढ़ते हैं तो हमें 3 चमकीले तारे दिखाई देंगे। ये यहाँ पे तो शिकारी के बगल में एक चमकीला तारा है, ये देखिए ये शिकारी के बगल में चमकीला तारा है। और फिर आगे भी इसी तरह से हम पूरे शिकारी का शरीर बना सकते हैं, उसकी जो ये तलवार लटकी हुई है वो बना सकते हैं।
इसके पीछे इन्होंने कहानी क्या, ओरियन दी हंटर के पीछे कहानी ये है कि अपनी शिकार की क्षमताओं में वो विश्वास रखते थे कि मैं तो बहुत बढ़िया शिकारी हूँ। तो ओरियन ने ये घोषणा की कि वह दुनिया के हर जानवर को मार डालेगा। तो पृथ्वी की जो देवी हैं गाय माता, तो उन्होंने ओरियन के दावों से क्रोधित होकर उसको मारने के लिए एक बिच्छू भेजा, एक जो है वो स्कॉर्पियन भेजा। तो ओरियन को की मृत्यु हो गई। उसके बाद फिर ओरियन की मृत्यु के बाद जीएस ने जो है बिच्छू के साथ उसे तारामंडल में बदल दिया, क्योंकि वो इतना शक्तिशाली था इसलिए। ठीक है, तो ये देखिए अब जो अगला तारामंडल जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो है ये 17 मुख्य तारे हैं। इसमें से बहुत सारे तारे जो हैं इसमें हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट तारे हैं वो है कैस्टर, पॉल्क्स जो हैं। ये जब हम ये दो इसके बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही चमकीले तारे हैं। शक्तिशाली दूरबीन से जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कैस्टर एक तारा नहीं है, बल्कि ये एक 6 तारों का समूह है। इसी तरह से पॉल्स जो है वो भी क्या कहते हैं, एक तारा नहीं है, वो एक बड़ा पॉल्क्स तारा है, उसके चारों ओर एक बड़ा ग्रह जो है वो चक्कर लगा रहा है। मिथुन तारा कहाँ पे, मिथुन तारामंडल कैसे पता करेंगे, इसके लिए भी हम ओरियन दी हंटर का उपयोग करते हैं। जब शिकारी की जो भुजा है उसकी भुजा वाली दो छड़ी आकृतियों के बीच में जो है उससे हम ढूंढ सकते हैं कि ये मिथुन राशि कहाँ है। ठीक है, अब जो अगली चीज़ आकाश में हमें बहुत दिखाई देती है वो है ग्रहण। तो आपको सूर्य ग्रहण मालूम ही है कैसे, आप सबने सूर्य ग्रहण के बारे में सुना होगा, और बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत सारी जो है कहानियाँ भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं। था क्या कि जब बहुत ही प्राचीन काल में जब मानव दिन में अपने शिकार के लिए गया है और एकदम से अंधेरा हो गया, तो वो डर जाता था। उसे लगता था कि कोई राक्षस जो है वो सूर्य को निगल गया, तो ढोल बजा के और हथियार फेंकते थे आकाश में कि भाई किसी तरह से सूरज जो है, क्योंकि सूरज ही हर जीवन दाता है, तो इसलिए वो यज्ञ भी करते थे कि सूरज को किसी तरह से बचा ले। ये तो सब पुराने लोग, जब तक उन्हें खगोल विज्ञान का अनुभव नहीं था या उसके बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन जब अब हम लोग समझ गए हैं तो अब हमें पता है कि ये ग्रहण जो है एक खगोलीय घटना है, और ये कब होता है, जबकि कोई खगोलीय पिंड जो है किसी दूसरे पिंड की छाया में आ जाता है। तो ये और स्थायी रूप से अदृश्य नहीं होता है। कोई खगोलीय पिंड वो अस्थायी रूप से थोड़ी देर के लिए हमें नहीं दिखाई देता है। और ये सारी चीज़ें हमें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है तो क्या होता है कि हर महीने ये एक बार पृथ्वी और सूर्य के बीच में से गुजरता है। तो लेकिन पूर्ण ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा के समतल में के संबंध में चंद्रमा की कक्षा थोड़ी सी झुकी हुई है, तो ये इसलिए ऐसे होता है। अब सवाल ये बनता है कि सूर्य ग्रहण होता कैसे है। पूर्ण सूर्य ग्रहण कब होता है, जब कि चंद्रमा के कारण पूरा सूर्य हमें ना दिखाई दे। अब ऐसा कैसे हो सकता है, सूर्य तो बहुत बड़ा है, चंद्रमा बहुत ही छोटा है। सूर्य करीब 400 उसका व्यास जो है 400 गुना बड़ा है चंद्रमा से। तो ये इस वजह से होता है क्योंकि सूर्य जो है 400 गुना दूर भी है हमसे। तो क्या होता है कि जब पृथ्वी पे कोई व्यक्ति देख रहा है चंद्रमा और सूर्य दोनों को, तो जो कोण बन रहा है आकाश में, कोणीय आकार जो बन रहा है वो दोनों का करीब करीब बराबर बनता है। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय पे पूरा सूरज ढक जाता है और केवल बाहर का कोरोना दिखाई देता है। अब हम
देखते हैं कि ये आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण किस प्रकार से होते हैं, तो ऐसा क्यों होता है। तो पृथ्वी के चारों ओर जब चंद्रमा चक्कर लगा रहा है तो वो एक पूरी उसकी जो सर्कुलर ऑर्बिट नहीं है, मतलब पूरा वृत्त जैसे कहेंगे, सर्कल कहेंगे, वो नहीं है, बल्कि एक एलिप्स में चक्कर लगा रहा है, दीर्घ वृत्त जिसको कहते हैं। तो चंद्रमा कभी पृथ्वी के करीब होता है और कभी दूर होता है। तो यदि ग्रहण तब हो जबकि चंद्रमा थोड़ा सा दूर होगा तो उसका कोणीय आकार भी थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, तो वो सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाएगा, जिससे कि सूर्य के चारों ओर हमें एक पतली अंगूठी सी दिखाई देगी। और जिसे कि हम क्या कहते हैं, वो आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ में और उस सब में देखा होगा। इस परिदृश्य में प्रकाश का यह चमकीला वलय सूर्य के कोरोना को देखने से रोक लेता है। और कभी कभी जो है चंद्रमा की छाया का केंद्र पूरी तरह से पृथ्वी से छूट जाता है और नहीं दिखाई देता है। तो कभी सूर्य ग्रहण हमें पूर्ण दिखाई देता है, कभी आंशिक दिखाई देता है, और ये सारा होता है इस वजह से कि जो चंद्रमा है कभी हमारे पास में है, कभी दूर है। तो हमारी जो कोण बन रहा है वो दोनों का अगर बराबर हो गया तो पूर्ण सूर्य ग्रहण, अगर थोड़ा सा कम है तो हमें वो कोरोना रिंग दिखाई देगी। अब ग्रहण ये कोरोना रिंग है। और हम लोगों ने सभी ने सुना है कि जब सूर्य की किरणें, जब ऐसा सूर्य ग्रहण हो रहा है तो हमें नग्न आँखों से इसको नहीं देखना है, इससे आपकी दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी। ये सब हमें अंधविश्वास है। वास्तविकता ये है कि होता क्या है कि जब हमारी आँखें, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो बिल्कुल अंधकार सा हो गया, तो हमारी आँखों की जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है, वो फैल जाता है, जिससे कि ज़्यादा रोशनी अंदर जाए। और एकदम से जब चंद्रमा हटता है और सूर्य की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो वो तेज़ रोशनी एकदम से पड़ जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा सा डैमेज होने की, रेटिना जो है वो थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो इसलिए हमें सन गॉगल्स या मास्क है उसको जो है वो टेलीस्कोप से देखें या किसी मतलब ऐसे उपकरण से ही देखें। अब हम चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे ही सूर्य ग्रहण होता है वैसे ही चंद्र ग्रहण होता है। इसमें क्या है कि जो चंद्रमा हमें नहीं दिखाई देता, इसलिए क्योंकि जब पृथ्वी और सूर्य चंद्रमा के एक ही तरफ हो जाते हैं तो जो चंद्रमा का प्रकाश तो पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पर पड़ रही है, तो वो हमें चंद्रमा दिखाई नहीं देता। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया से गुजरता है तो ये रात के आकाश में अंधेरे के खिलाफ सिर्फ गहरा हो जाता है, गायब नहीं होता। इसके लिए इसकी जगह ये हमें लाल रंग का दिखाई देता है, तांबे जैसे लाल रंग का दिखाई देता है। और इसको क्या कहते हैं, रेड मून भी कहा जाता है। तो जो आदि मानव थे उन्होंने कहा कि अरे राक्षस का खून हो गया, और उन्होंने वो राक्षस का ये खून की वजह से चंद्रमा जो है लाल हो गया है। लेकिन विज्ञान हमें फिर बताता है कि ये जो है ये पृथ्वी की छाया का रंग है, ये राक्षस के खून का नहीं है। तो कोई ये कहेगा कि छाया तो काली होनी चाहिए, तो काली क्यों नहीं है? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सूर्य हमारे ग्रह पर चमकता है और अपनी छाया को अंतरिक्ष में डालता है, उसकी छाया पड़ती है, तो फिर वायुमंडल से भी होके गुजरती है। वायुमंडल में कुछ ना कुछ धूल और हवा के कण हैं जो कि प्रकाश को बिखेर देते हैं, और इसी बिखेरने की वजह से आप सबको मालूम होगा कि आसमान नीला दिखाई देता है। तो ये लाल रोशनी को छोड़ के बाकी लाल, क्योंकि लॉन्ग वेवलेंथ है उसको वो छूट जाती है और बाकी सारी वेवलेंथ जो है वो बिखर जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसकी छाया जो है वो लाल रंग की हो जाती है। और छाया के दो हिस्से रहते हैं, जो बीच का हिस्सा है वो आंतरिक छाया, और जो बाहर का हिस्सा है वो उपछाया कहलाया जाता है। तो अगर अब हम कोशिश करते हैं कि हम इस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं कि लाल रंग क्यों आता है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया से उपछाया में प्रवेश करता है तो अधिकांश प्रेक्षक इसके परिणाम स्वरूप बहुत सूक्ष्म छायांकन नहीं देख पाते। जिस क्षण चंद्रमा
गर्भ में प्रवेश करता है उसे प्रथम संपर्क के नाम में माना जाता है। इसके तुरंत बाद पृथ्वी की छाया को धीरे धीरे चंद्रमा की डिस्क पर अतिक्रमण करते हुए देखा जा सकता है और पश्चिमी किनारे से रेंगते हुए दिखाई देती है। जबकि चंद्रमा गर्भ में प्रवेश कर रहा है तो पर्यवेक्षक जो हैं पृथ्वी की छाया के घुमावदार आकार को देखते हैं और इसी से क्या कहते हैं धीमे धीमे चंद्रमा जो है पृथ्वी की छाया में पूरी तरह डूब जाता है और बिल्कुल लाल गहरे रंग में दिखाई देता है। तो जब समग्रता हो रही होती है तो समग्रता के दौरान जो है चंद्रमा का प्रकाश बहुत मंद हो जाता है। तो आप आकाश में अन्य वस्तु को देख सकते हैं जो कि चंद्रमा के प्रकाश की वजह से हमें नहीं दिखाई देती। तो अगर हम चंद्रमा पूरी तरह से इसमें प्रवेश नहीं करता है अम्बरा में तो उसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहा जाता है। चंद्र ग्रहण जो है वो केवल पूर्णिमा के दिन होता है और प्रतिवर्ष 4 चंद्र ग्रहण हो सकते हैं। आमतौर पर कुल आंशिक और जो ज़्यादातर आंशिक होते हैं, पूर्ण चंद्र ग्रहण बहुत कम होते हैं। तो ये है अगली खगोलीय घटना जो है वो है धूमकेतु। धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु का नाम भी हम सब ने बहुत सुना है। धूमकेतु जो सौरमंडल के बहुत गहराई में बनते हैं, तो जब कोई बल उन्हें सूर्य की ओर अपनी कक्षा से बाहर नहीं कर देता तब तक वे विशाल लंबी कक्षाओं में यात्रा करते रहते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास पहुंचता है तो उसकी बर्फ़ और गैसें जो हैं वाष्प इवेपोरेट हो जाती हैं, वाष्प में बदल जाती हैं। तो वाष्प में बदल के उनका एक पूंछ जैसा निकल आता है और हालांकि धूमकेतु ज़्यादातर बर्फ़ और धूल के होते हैं, लेकिन इनकी सतह जो है वो कार्बन का एक खोल है जो उच्च बनाने की प्रक्रिया के दौरान सतह के नीचे वाष्पशील होने के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो इस तरह से धूमकेतु जो है वो पूंछ वाले होते हैं। अगली जो खगोलीय घटना है ये है उल्कापात। क्या होता है कि पृथ्वी पर बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष से गिरता है। तो लगभग प्रतिदिन लगभग 50 टन मलबा अंतरिक्ष से गिरता है। तो कुछ ज़्यादातर मलबा जो है वो वातावरण में ही जल जाता है, उसी में लुप्त हो जाता है और जो बाकी का बच जाता है वो शानदार प्रकाश प्रदर्शन करता है। तो उल्का वर्षा होती है। तो ये उल्का जो होते हैं ये अक्सर कंकड़ या रेत के दाने के आकार के होते हैं, कभी कभी तो बहुत बड़े बोल्डर के आकार के भी होते हैं और वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं बड़े होते हैं तो वो एकदम से जलने लगते हैं। तो प्रचंड गर्मी होती है तो घर्षण पैदा होता है, घर्षण की वजह से गर्मी जल जाते हैं और क्या कहते हैं इसकी वजह से आकाश में हमें दिखाई देता है गिरता हुआ, वो एक बिल्कुल लाइन जैसी धारियाँ बनती दिखाई देती हैं जिसे हम शूटिंग स्टार कहते हैं। ठीक है। और जो इसको जो है आकाशीय शो के नाम से भी जाना जाता है और उदाहरण के तौर पे ये क्या कहते हैं बहुत सारे मतलब किस राशि में आ रहे हैं, किस नक्षत्र में आ रहे हैं, इससे इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वर्ष के दौरान पृथ्वी से लगभग 30 उल्का बौछारें दिखाई देती हैं और क्योंकि ये पृथ्वी की कक्षा से मेल खाती हैं तो हमें नियमित समय पे ही दिखाई देती हैं। जैसे परसीड उल्कापात हर साल अगस्त में होता है, जेमिनी का उल्कापात हर साल दिसंबर में होता है। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस सत्र में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न इस सत्र से संबंधित आ रहा है जिसको समझना चाहते हैं, आप हमें हमारे वेबसाइट पे इसको लिख के डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।